गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के। आज का हमारा ये वीडियो नंबर 4 है। राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ 3 वीडियो पहले हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ सवालों को देखा है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि काफी फंडामेंटल नेचर के हैं। पहले एक बात समझ लिया जाए कि एग्जाम चाहे जिस लेवल का हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, ग्रेजुएट लेवल हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे जिस लेवल का हो, हमेशा और हमेशा फंडामेंटल सवाल ही पूछे जाते हैं। वैसे सवाल जो कि बहुत ही आवश्यक है जानकारी के लिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वो जानकारी होना चाहिए। सवाल में बहुत गहराई नहीं होता है, लेकिन सवाल फंडामेंटल नेचर के होते हैं। चलिए, इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए हम लोग अपने वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? मतलब बुलाया जाता है। अगर आहूत को अगर सरल शब्दों में कहें तो बुलाया जाता है। लोकसभा, एक बार फिर से प्रश्न को देखा जाए, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग है ना। संयुक्त बैठक का मतलब ज्वाइंट सीटिंग किसके द्वारा आहूत किया जाता है? मतलब इनमें से कौन से अधिकारी होंगे जो कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को बुलाते हैं? चलिए, आपकी स्क्रीन पर क्या ऑप्शन नजर आ रहा है? पहला है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद के द्वारा और राज्यसभा के सभापति के द्वारा। इनमें से कौन ज्वाइंट सीटिंग को कॉल करता है? चलिए, पहले आपको समय लीजिए इसको हल करने के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रत्येक वर्ष ज्वाइंट सीटिंग होते हैं। जब भी सेशन शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, नया सत्र शुरू होता है संसद का, तो ज्वाइंट सीटिंग के साथ होता है। चलिए, अगर आपने आंसर पा लिया है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को वो बुलाए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यदि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो, अध्यक्ष कौन होगा? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, ये दोनों पद से बराबर है, इक्विवेलेंट है। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। लेकिन कुछ शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष को ज्यादा मिली है, और उनमें यह है ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता करने की शक्ति। यदि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक हो तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का सभापति नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा देखा जाए। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि ज्वाइंट सीटिंग को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इनकी अध्यक्षता कौन करता है ज्वाइंट सीटिंग की? तो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। राष्ट्रपति तो केवल बुलाते हैं, आहूत करते हैं। ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता करने का जो जिम्मा है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। इसका मतलब है कि हमारा 1 का राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्या प्रश्न है? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? ठीक है, चलिए, ऑप्शंस क्या क्या है? मीरा कुमार, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज और प्रतिभा पाटिल। चलिए, आप इसको फटाफट कीजिए। बहुत आसान सवाल है। यह सवाल कई बार और बार बार पूछा गया है। चलिए, अगर आपने आंसर बनाया है, आंसर को डील किया है, तो इसका राइट आंसर मीरा कुमार होना चाहिए। ठीक है ना। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनी थी। देखिए, प्रतिभा पाटिल आप समझते हैं ये पूर्व राष्ट्रपति थी। चलिए, सुषमा स्वराज है ना, ये बीजेपी से जुड़ी हुई बीजेपी के लीडर थी, जो कि विदेश मंत्रालय का भार इन्होंने संभाला था। उर्मिला सिंह कांग्रेस की नेता थी। ठीक है ना, ये कांग्रेस की नेता थी और ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है ना, ये कांग्रेस नेता थी। इनका मतलब जो गृह राज्य था वो एमपी था, मध्य प्रदेश था। और फिर इनको बाद में, ठीक है ना, राज्यपाल बनाया गया कांग्रेस के तरफ से। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। यानी कि इनमें कोई भी स्पीकर नहीं बना। स्पीकर कौन बना? मीरा कुमार। तो इसका मतलब है कि 2 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल क्या कर रहा है? राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति का देहांत हो गया है, या राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त है, तो उनके स्थान को भरने के लिए अधिकतम कितना समय चाहिए? ठीक है ना, भर लेना चाहिए कितने दिनों में? 90 दिनों में, 6 महीना में, ठीक है, 9 माह में और 1 वर्ष में। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कितने दिनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत ही फंडामेंटल नेचर के सवाल हैं। ठीक है, एग्जाम चाहे जो कोई भी हो, ये बहुत ही अति फंडामेंटल नेचर के सवाल है। चलिए पहले आप इसको बनाइए, थोड़ा समय लीजिए। चलिए अगर आपने इसको बना लिया है, हल कर लिया है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, है ना। 6 माह के अंदर यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भर लेना चाहिए। राष्ट्रपति के पद के रिक्त की अवस्था में जो उपराष्ट्रपति होते हैं, अगर पद रिक्त हो, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति का, है ना, वो कार्यभार संभालते हैं। राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालते हैं ये उपराष्ट्रपति। अमेरिका में क्या है, थोड़ा सा भारत और अमेरिका के अगर आप दोनों में तुलना कीजिएगा, यदि अमेरिका में क्या है कि यदि कोई राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, सपोज कीजिए कि बाइडेन किसी कारण से राष्ट्रपति नहीं रहे, ठीक है, तो वहां के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे शेष जितना समय बच गया है। अब वहां पर ऐसा नहीं कि 6 महीना में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, जितने समय का राष्ट्रपति का कार्यकाल बच गया है, मान के चलिए कि बाइडेन 2 साल शासन किए हैं, वहां 4 साल पर चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो शेष 2 साल तक वहां के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा भारत के संदर्भ में 6 माह के अंदर वो पद भर जाना चाहिए। 3 का हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन, है ना। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है तो कम से कम कितने दिन पूर्व, है ना, राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। चलिए अगर आपने आंसर अगर डील कर लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, 14 दिन, है ना। देखिए महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है जब राष्ट्रपति संसद के अतिक्रमण, सॉरी संविधान के अतिक्रमण, है ना, इंक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर आधार, ठीक है ना। चलिए तो क्या कहा गया है संविधान के अंतर कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, यदि संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति ने किया है तो इस आधार पर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, महाभियोग संसद के किसी सदन में या राज्यसभा में, लोकसभा में कहीं से लाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होती है। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर होगा हमारा बी होगा। चलिए नंबर आते 5 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भाग आपको, है ना, आर्टिकल नहीं कहना, भाग कहना है। चलिए, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रियम्बल और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें किसको आत्मा कहा गया है? देखिए ये थोड़ा सा सवाल विवादित भी है। अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो आंसर कुछ अलग होगा, और अगर भाग के बारे में बात किया जाए तो आंसर कुछ अलग यहां होने वाला है। पहले आप इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। आप इसका आंसर आप ढूंढिए, किस भाग को आत्मा कहा गया है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होना चाहिए। देखिए संविधान से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं इनका निपटारा जो कोर्ट करता है उद्देशिका को लेकर के और संविधान के और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के। ठीक है, यदि कोई तरह का विवाद होता है तो जो न्यायालय है वो 2 चीजों को आधार, मतलब हमारा जो संविधान का दर्शन है वो उद्देशिका में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। ठीक है, लेकिन इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आत्मा कहा गया है। अगर अनुच्छेद के बारे में बात किया जाए तो आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने, है ना, संविधान की आत्मा कहा है। अगर आर्टिकल के बारे में कहा जाए तो आर्टिकल 32, और भाग के बारे में कहा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि हमारा 5 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइए नंबर 6 में। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रस्तावना से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? चलिए ऑप्शन क्या क्या है? बेरुबारी विवाद, AK गोपाल विवाद, प्रिवी पर्स विवाद और केशवानंद भारती विवाद।
चलिए अगर इसका आंसर फटाफट अगर हल कर लिया है तो चलिए थोड़ा सा इसके आंसर की ओर देखते हैं। देखिए शुरू में बेरुबारी संघ मामलों में क्या था, पहले इस ऑप्शन को पहले विचार करते हैं। बेरुबारी विवाद में क्या था, बेरुबारी संघ मामलों में कहा गया, ठीक है ना, कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। बेरुबारी विवाद 1960 में जो हुआ था, इसमें क्या कहा गया था कि जो संविधान का प्रस्तावना अंग नहीं, मतलब प्रस्तावना को अलग रखा गया संविधान से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मामले आते गए और केशवानंद भारती विवाद में फाइनली ये मान लिया गया, ठीक है ना, वाद विवाद तर्क वितर्क के बाद मान लिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक अंग है, अभिन्न है और इस पर कोई न्यायालय का मतलब एक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि संविधान को प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार कर लिया गया। किस विवाद में? केशवानंद भारती विवाद में। केशवानंद बनाम केरल, आप ऐसे समझिए, केशवानंद बनाम केरल विवाद में, ठीक है ना, बहुत सारे जजेस के तर्क वितर्क के बाद ये फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया कि संविधान का अंग है प्रस्तावना। जबकि बेरुबारी में क्या माना गया था? बेरुबारी में माना गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती विवाद में क्या माना गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। इसका मतलब है कि हमारा 6 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। एक बार बात को फिर से, कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। चलिए संविधान का संशोधन का नाम क्या है? 67वां, 69वां, 68वां और 70वां, है ना। 67, 69, 68 और 670। आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस संशोधन के द्वारा, है ना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और अगर आपने आंसर अगर पा लिया है तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है ना। 69वां जो 69 जो हमारा जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा ये दिल्ली को क्या किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। इसका मतलब है कि 7 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? बहुत ही प्राइमरी सवाल है, बहुत ही प्राइमरी नेचर का सवाल है और इसके पहले वाले वीडियो सेशन में भी इसकी चर्चा हुई है। भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, ये किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? चलिए तो अगर आपने फटाफट अगर बना लिया है, आर्टिकल 3 ऑप्शन, आर्टिकल 5, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1, इसका राइट आंसर होना चाहिए आर्टिकल 1। इसका राइट आंसर होना चाहिए आर्टिकल 1। चलिए आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया, इस तरह से कहते हैं, स्टार्ट इसी तरह से, दैट इज भारत, दैट इज भारत। इसकी चर्चा पहले वीडियो सेशन में भी हुई है। इंडिया दैट इज भारत, है ना, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए इसका मतलब है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 1 में। चलिए इसका मतलब है कि हमारा 8 का राइट आंसर जो होने वाला है वो डी होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ठीक है ना, नागरिकता संबंधी प्रावधान कहां से कहां तक है हमको ये देखना है, ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 12। चलिए इसको थोड़ा सा फटाफट किया जाए। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? चलिए अगर आपने आंसर बना लिया है तो इसका आंसर राइट आंसर होना चाहिए हमारा सी होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 5 से जो 11 है ये सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता संबंधी बातों को इसमें कहा गया है। हम लोगों ने पढ़ाई किया है 12 से जो 35 तक है ये मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार से संबंध रखते हैं। अनुच्छेद तो आपको पढ़ना ही है, अनुच्छेद और भाग ये 2 पर कमांड होना चाहिए, कमांड सुप्रीम कमांड होना चाहिए। अनुच्छेद और भाग से संबंधित सवाल आना ही आना है। चलिए 36 से 51 क्या है? तो ये डायरेक्टिव पॉलिसी है, ये है ना, इसको नीति निर्देशक तत्व कहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहिए ऑफ स्टेट्स। ये इसको इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, ठीक है ना।
तो ये हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व से जुड़ा हुआ चीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है। चलिए, तो इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, 12 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ही गलत है। यानी कि क्योंकि 12 आप कैसे लीजिएगा, ये 12 चला गया मूल अधिकार में तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से 11 आपका राइट बचा आंसर, यानी कि 9 का आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 10 में, करे क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना समझा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। गार्जियन, आप इसको ऐसे समझिए, कौन मूल अधिकार के गार्जियन के तौर पर काम करता है। चलिए, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री, इनमें से कौन हमारे मूल अधिकारों का प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट कौन करता है, हमको यह समझना है। चलिए, आसान, बहुत आसान सवाल है, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया जाए। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है, आपने किया है, अगर राष्ट्रपति किया है तो आप गलत हैं, आपने प्रधानमंत्री किया है तो आप गलत हैं, आपने अगर संसद किया है तो गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा जुडिशियरी, न्यायपालिका, ठीक है ना। न्यायपालिका तो ऐसे समझिए कि पूरे संविधान का ये संरक्षक है। अगर कहा जाए कि हु इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, छोड़िए, आप फंडामेंटल राइट को छोड़ दीजिए, अगर कहा जाए कि हु इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आज हमारा संविधान किसके देखरेख में है, संसद के नहीं, ये थोड़ा दिमाग में रखना है, संसद के नहीं। हमारा जो संविधान का जो गार्जियन है, अभिभावक आप इसको कह लीजिए, वो हमारा न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट, जब संविधान का जब गार्जियन होगा तो मूल अधिकार का भी तो गार्जियन वही होंगे। इसका मतलब है कि हमारा 10 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइए 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार क्या कहा गया कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनमें से कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको फटाफट, सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान नेचर के सवाल है ये। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है ना। इसको अब मान लिया गया है कि ये मूल अधिकार हमारा नहीं है, ये बल्कि कानूनी अधिकार है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा 11 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, करे क्या शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, कब। शिक्षा का जो अधिकार था पहले मौलिक अधिकार नहीं थे, इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व में रखा गया था। शिक्षा संबंधी जो हमारे अधिकार है, इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व में रखा गया था। अब इसको मौलिक अधिकार में रख लिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत, 71वां, 93वां, 86वां और 103वां। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने राइट आंसर बना लिया है तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, पहले ये क्या था, पहले जो था ये राज्य के नीति निदेशक तत्व था। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ना, वो इन्फोर्सेबल नहीं है, वो राज्य की मर्जी है, राज्य की इच्छा के ऊपर जो नीति निदेशक तत्व के जो प्रोविजंस है वो लागू होते हैं। कोई राज्य चाहता है तो करता है, कोई राज्य चाहता नहीं है, नहीं चाहता है तो नहीं करता है। लेकिन जो मौलिक, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो तो सबको करना है, वो तो बाध्यकारी है, वो तो आपको करना है। इसका मतलब है कि शिक्षा को अब आपको करना ही करना है, शिक्षा को, राज्य को शिक्षा प्रोवाइड करना ही करना है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार बन गया है। यानी कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए 12 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइए नंबर 13 में, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में है ना एक समान सिविल संहिता, जिसको आप इंग्लिश में कहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी आजकल बड़ा चर्चा में है ना। अगर इन दिनों अगर आप अखबार से, मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप यूसीसी पर डिबेट अभी चल रहा है ना। सरकार चाहती है कि पूरे देश में यूसीसी लागू हो, लेकिन अभी यह केवल गोवा में लागू है। अभी भारत के सिर्फ एक गोवा ही राज्य है जहां पर हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लेकिन ये किस भाग में कहा गया है, चलिए देखते हैं। मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नागरिकता और मूल कर्तव्य। यूसीसी क्या है, हमारा मूल अधिकार है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, क्या हमारी नागरिकता संबंधी बातें हैं, या हमारा मूल कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने फाइंड आउट किया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि 13 का आंसर जो होगा वो बी होगा। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है ना 44 है। आर्टिकल 44 का संबंध किससे है
है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड से है। सरकार चाहती है कि वो पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। हालांकि वर्तमान समय में केवल गोवा ही एक राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। चलिए 13 का राइट आंसर बी होगा। आइए कह रहे कि कुटीर उद्योग है ना, कॉटेज इंडस्ट्री के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? किस अनुच्छेद में कुटीर उद्योग को बढ़ावा वाली बात कही गई है? ठीक है, चलिए अनुच्छेद 42, 43, 44 और 45, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए। चलिए अगर आपने इसको डील कर लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 43, ठीक है ना। आर्टिकल जो 43 है इसका संबंध कुटीर उद्योग से है। चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखा जाए, कुछ और भी आर्टिकल को देख लिया जाए। आर्टिकल 42 क्या है? देखिए जो मातृत्व जो सुरक्षा है, जो मेन बात मैं बता रहा हूं, मातृत्व जो सुरक्षा है ना, इसको आप कहिए मैटरनिटी सिक्योरिटी, है ना। जो मातृत्व सुरक्षा है, मैटरनिटी लीव आप इसको कह लीजिए, अंग्रेजी में ज्यादा बढ़िया रहेगा, मैटरनिटी रिलीव, ठीक है ना। मैटरनिटी रिलीफ का संबंध, मातृत्व सुरक्षा का संबंध अनुच्छेद 42 से है। हालांकि अनुच्छेद 42 से में बहुत सारी बातें हैं, हम आपको मेन बात लेके चल रहे हैं। तो मातृत्व सुरक्षा का संबंध अनुच्छेद 42 से है, कुटीर उद्योग का संबंध अनुच्छेद 43 से है। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी बात अभी हुई है, ठीक है। और अनुच्छेद 45 में क्या है? तो इसमें देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 47 था। इसका राइट जो था ना वो 47 था। और 47 में क्या कहा गया है, पहले हमको ये थोड़ा सा देख रहा है। 47 में कहा गया है कि शराब पर रोक, आप इसको सरल भाषा में समझिए, शराब एवं मादक पदार्थों पर रोक, मादक पदार्थों पर रोक से संबंधित है, ठीक है ना, हमारा अनुच्छेद 47। तो चलिए ये सारी बातें क्लियर हो गई। कुटीर उद्योग, सवाल जो मेरा क्या था, कुटीर उद्योग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल जो है वो 43 है, यानी कि हमारा 14 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है? देखिए तो भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? हमारे मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? चलिए 9 है, 11 है, 12 है और 20 है। तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो इनकी संख्या जो 11 है, ठीक है ना। 11वां जो मूल कर्तव्य जो, ठीक है ना, 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया, पहले देखिए शुरू में ये 10 था, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, है ना, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया कि गार्जियन को, अभिभावक को, माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा संबंधी चीजों को मतलब कि उपलब्ध कराएं। कहने का तात्पर्य है कि इसका अगर छोटे भाषा में कहें तो प्राथमिक शिक्षा से संबंध ये रखता है। ये जो 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है, इसका संबंध किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंध रखता है, ठीक है ना। चलिए हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं और जो 11वां जो मूल कर्तव्य है उसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। ओके, चलिए इसका मतलब है कि हमारे मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। 15 का आंसर जो होगा वो राइट आंसर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है क्या भारत के किस अनुच्छेद के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है? अध्यादेश, थोड़ा ध्यान, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस है ना, राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस पास करने का पावर है, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? चलिए इन सारी चीजों को थोड़ा सा देखा जाए। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356, जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए तो ऑर्डिनेंस जो पावर है राष्ट्रपति के पास, उसका जो राइट आर्टिकल होगा 123, ठीक है ना। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होगा। फटाफट कर लेते हैं बाकी सवाल को। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा, यहाँ परिषद गलत हो गया, सॉरी, राज्यसभा कर लिया जाए इसको, ठीक है ना, बेहतर समझने के लिए। राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, कैबिनेट के द्वारा और मंत्री परिषद के द्वारा, किसके द्वारा, किसके प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो आप समझते हैं कि राष्ट्रपति का संबंध राज्यसभा से है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर, हमारा 17 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में
भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? राष्ट्रपति कुछ मामलों में किसी के मृत्युदंड को कम कर सकता है अथवा माफ कर सकते हैं, किसी के आजीवन कारावास को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। तो इनको क्षमादान करने की शक्ति मिली है, लेकिन किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 74। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 72 क्या कहता है? ठीक है ना, अनुच्छेद 72 इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना। ये राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति देता है। चलिए 18 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? अगर तीनों जो हमारे जो डिफेंस के जो विंग हैं, है ना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, जल सेना, तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि इसका सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। तो इनका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। 19 का राइट आंसर ए होगा। और 20वां सवाल देखते हैं, कह रहे क्या सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेस हैं वो किसको संबोधन में त्याग पत्र किसके संबोधन में करते हैं, या त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राष्ट्रपति होना चाहिए। 20 का राइट आंसर ये होगा। बच्चों आज के हमारे वीडियो सेशन में ये टोटल 20 सवाल रहे, जो कि काफी और काफी इंपॉर्टेंट है। और आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, वो जो भी एग्जाम्स, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो भी एग्जाम्स है उनमें उनके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें। आप अपने ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें, ताकि आपके जो भाई बंधु हैं वो आपकी तरह इसका फायदा उठा सकें। ये वीडियो सेशन कैसा लगा, इससे संबंधित चीजों को जो भी आप सोचते हैं, समझते हैं, आप इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने विचार वहां प्रकट करें, ताकि हमें भी समय समय पर इसको इंप्रूव करने का एक मौका मिले। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।